So first of all, exercise B we have here. Ma'am, which page Mark number? the right Mark the right item. So here some MCQ questions are given and 3 options are given. You have to choose the right one. So first one is Taro earned very little money because Taro जो है earn मतलब कमाना, वो बहुत कम पैसे कमाता था. क्यों? He didn't work hard enough. वो मेहनत नहीं करता था. The villagers didn't need wood. Villagers को जो वो लकड़ियाँ काटता था वो नहीं चाहिए थी. The price of wood was very low. तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. जो लकड़ियों का जो दाम था वो प्राइस था बहुत ही कम था, इसीलिए उसको बहुत कम मिलते थे, उसको पैसे वो कम कमाता था. ओके. देन सेकेंड वन, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. तो टैरो ने जो है एक्स्ट्रा मनी कमाने के बारे में क्यों सोचा? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साकी, to repair the cracks in the hut. So second option is the correct one. To buy his old father some sack. The option 2 is the correct answer. So Taro, he wanted to earn extra money so that he can buy sake for his old father. Sake, I told you, it's a Japanese drink. Then the third one on the next page, the neighbor left Taro's hut in a hurry because उनके घर पे एक पड़ोसन आई थी एंड वो जल्दबाजी में वो घर को उनके हट को छोड़ के क्यों गई थी? बिकॉज शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक. डिलाइटेड मतलब हैप्पी. शी वॉज हैप्पी विद द ड्रिंक. शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोस स्टोरी. एस्टोनिश्ड मतलब बिल्कुल चकित रह जाना. ओके. शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोस स्टोरी ऑफ दैट मैजिक वाटरफॉल and she wanted to tell the whole village about the waterfall. So option 3 is the correct one. She wanted to tell the whole village, जो पूरे village को बताना चाहती थी about the magical waterfall. Okay. Then we have the working with language, the next group. So here some words are given in the box and you have to, what you have to do, Taro, strike off the words in the box below that are not suitable. So here on sentence is given about Taro that Taro wanted to give his old parents everything they needed. Taro जो है अपने old parents को वो सब कुछ देना चाहता था जो उनको चाहिए था. This shows that he was. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि Taro कैसा है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हमें पता लगता है कि वो कैसा है. तो फर्स्ट वन इज थॉटफुल. तो इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में. सो थॉटफुल, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है. सो थॉटफुल, तो इसको आप स्ट्राइक नहीं करेंगे. आपको स्ट्राइक कौन से वर्ड्स करने हैं? विच आर नॉट सुटेबल, जो टैरो के कैरेक्टर को सूट नहीं करते हैं. सो थॉटफुल को स्ट्राइक नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग. ओके. तो क्या टैरो हार्ड वर्किंग था? यस, वो हार्ड वर्किंग भी था. उन्हें पता लगता है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ के मेहनत, वो जो है अगर 6 बजे जाता था तो फिर वो 5 बजे उठने लग गया था, फिर वो 4 बजे भी उठने लग गया था. तो वो हार्ड वर्किंग था, इससे हमें पता लगता है. देन लविंग, वो लव करता था अपने पेरेंट्स को, बहुत प्यार करता था वो. ही वॉज लविंग. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमें नहीं पता लगता है ना. सो ऑनेस्ट को आप स्ट्राइक ऑफ करेंगे. कंसिडरेट, कंसिडरेट भी हमें नहीं पता लगता कि वो बहुत कंसिडरेट था, तो इसको भी कंसिडरेट, या कंसिडरेट तो था वो, इसको नहीं करेंगे आप स्ट्राइक ऑफ. उससे कंसिडरेट मतलब कि वो जो है किसी के दुख तकलीफ को समझता था. ओके. तो वो अपने जो है पेरेंट्स की इच्छाओं को कंसिडर करता था, उसके लिए बहुत मान्य रखते थे उसके पेरेंट्स की इच्छा, तो वो कंसिडरेट था. ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे कि आप विश्वास कर सकते हैं, तो ये हमें नहीं पता लगता कि वो ट्रस्टवर्दी था. ओके. सो इसको आप स्ट्राइक ऑफ. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ मतलब बेटा एक लाइन लगा देनी है, उसको मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी. यू विल कम टू नो. स्ट्राइक ऑफ मतलब जैसे उसको काट देना है. ओके. काट देना. कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब कि जो बहुत मतलब किसी के दुख तकलीफ जो होता है तो उनके बारे में समझता है उनको. ओके. स्ट्राइक ऑफ मीन्स काट देना है आपको जो उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करते हैं. ओके. सो ऑनेस्ट स्ट्राइक ऑफ करेंगे. ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी आल्सो यू विल स्ट्राइक ऑफ. कंसिडरेट मीनिंग क्या होता है? कंसिडरेट मीन्स वन हु इज वेरी, मतलब बहुत सोचता है वो उनके बारे में, उनके दुख तकलीफ दर्द को समझता है.
ओके पहले उनके बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में। दैट इज कंसिडरेट, जो दूसरों के दुख तकलीफों को अपना समझता है। देन एफिशिएंट, एफिशिएंट भी हमें नहीं पता लगता कि वो बहुत एफिशिएंट मतलब कि बिल्कुल कुशल था हर एक काम। तो उससे इस लाइन से स्टोरी से हमें ये भी नहीं पता लगता कि वो बहुत एफिशिएंट था, तो इसको भी आप काट देंगे। यू विल स्ट्राइक ऑफ एफिशिएंट। काइंड, यस वी कम टू नो फ्रॉम द स्टोरी दैट ही वाज, हमें स्टोरी से पता लगता है, वी कम टू नो दैट टैरो वाज वेरी काइंड। ओके उसके पास जो है थोड़े से पैसे थे, लेकिन फिर भी वो जो पड़ोसन भी आई तो उसने उसको भी साकी पिलाया था। सो इससे पता लगता है कि वो काइंड भी था। ओके देन कम टू द पार्ट बी नाउ। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। सो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है आपकी बुक में से, फ्रॉम द स्टोरी वन सेंटेंस इज गिवन, दिस मेड टैरो सैडर, सैडर मतलब और ज्यादा दुखी होना, देन एवर। सो दिस रेफर्स टू, यहाँ पर इस स्टोरी में दिस क्या है? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगैन टू ब्लो। क्या टैरो वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से दुखी था? टैरोस फादर्स ओल्ड एज, क्या वो अपने फादर की ओल्ड एज की वजह से और ज्यादा दुखी था? या टैरोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सैकी फॉर हिज फादर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। टैरोस इनएबिलिटी मतलब कि वो उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने फादर को एक्सपेंसिव, वो तो कॉस्टली साकी लाके पिला सके। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके on your book you have this in the page number 35 I think. Okay it is on page number 35. Now the second one. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. So here the emperor of Japan ने बाद में जो है टैरो को रिवार्ड दिया था. So he encouraged to encourage all the children. So that they'll also honor, वो भी अपने पेरेंट्स की इज्जत करेंगे और उनकी ओबे मतलब मानना, बात मानना. So they will also obey. मैम ये रियल स्टोरी है। दिस रेफर्स टू, तो यहाँ पर दिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिस हियर? मैम ये रियल स्टोरी है। आई डोंट थिंक दिस इज अ रियल स्टोरी. दिस इज अ just I think taken from some book. I'm not sure but. So here this means what? The most beautiful fountain in the city. So ये जो emperor ने बोला था, this said the emperor was to encourage all. तो जो this है, this is about the most beautiful fountain. क्या वो उस झरने की बात कर रहा था? और rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. तो यार वो reward देना चाहता था टैरो को, है ना, और उसको गोल्ड से उसने रिवार्ड दिया था और उस फाउंटेन को भी उसने टैरो का नाम दिया था. ओके ही नेम्ड दैट फाउंटेन आफ्टर टैरो एज सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, कि उसने भेजा था टैरो को कि आप मेरे पास आओ मेरे राज्य में. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो टैरो जो एम्परर, यस द जापान का जो एम्परर था उसने क्या किया था? उसने टैरो को गोल्ड पीसेस से रिवार्ड दिया था, उसको इनाम दिया था, और वो फाउंटेन जो है मैजिकल फाउंटेन वॉज नेम्ड आफ्टर टैरो. ओके सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ हियर सम वर्ड्स आर गिवन इन एक्सरसाइज सी in the box. So you have to rhyming words you have to find and you have to make pairs of the rhyming words. Like two examples are given, young, lung, money, sunny. So rhyming words you know कि उनके जो है सेम साउंड होती है, एक जैसी साउंड आती है, like rat, bat, cat, mat. So these are all rhyming words. So you have to find these pairs and you have to write them in your textbook. So here already I have found the answers. Yes, so here the answers are given. I will be sending the PDF. You can do from there. Okay. Sad, Okay, ma'am. bad, chop, stop, last, fast, wax, axe, could, would, sound, round, way, day. So the sound आपको देखनी है. The sound must be same. Okay, same sound. The words which have the same sound, these are called rhyming words. D. Fill in the blanks with words from the box. So here again some words are given in the box and you have to use these words and fill in the blanks. Okay, like here you can see a dash woodcutter lived. So a young woodcutter lived on a lonely hillside. Lonely hillside मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे, थोड़े से ही घर थे, थोड़े ही लोग रहते थे.
तो वो लोनली हिल साइड मीन्स पहाड़ी के साइड में. He was a dash son, thoughtful son. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. Little One money. day he saw a ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. उसने एक दिन एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल झरना देखा विच वॉज हिडन, छिपा हुआ था बिहाइंड द रॉक. ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस मीन्स टेस्टी. ओके, then the second one again here, find these sentences in the story and fill in the blanks. So here some sentences are given from your textbook. You have to just find them and the paragraph number is also given. The bracket में दिया हुआ है, that is the paragraph number. Okay, so this first sentence, it is from third paragraph. This made Taro dash than ever, sadder than ever. He decided to work dash than before. तो उसने क्या किया, harder. Okay, harder आएगा बेटा. He decided to work harder than before. Yes. Next morning, Taro jumped out of bed dash than usual. Earlier. वो और भी जल्दी उठ गया था next day. Earlier than usual. He began to chop even dash. तो इसमें क्या आएगा, he began to chop even faster. वो और ज्यादा faster so that he can buy sake for his father. Next morning, Taro started to work even dash than the morning before, even earlier. Okay, उससे भी जल्दी उठ गया था next morning, even earlier than the next. Yes. So now here next last question is, some words are given and you have to write 2 new rhyming words. Okay, so here your answer is given. So bed, red, shed. You can write anything else. Wax, axe, tax, fax, fast, last, cast. Okay, chop, hop, shop, young, tongue, unsung. So you can write this all. में होता है कई बार आपने देखा बहुत बड़े जो है लाठी डंडे वगैरह लेके और गन वन लेके शूट भी कर देते हैं एक दूसरे को. उस टाइप का झगड़ा नहीं है ये. ओके, हियर क्वारल मीन्स इट इज अ फाइट दैट इज कॉमन, जो घर में होते हैं, कभी फ्रेंड्स के बीच में हो जाते हैं, कोई छोटी छोटी बातों को लेके अपना झगड़ा हो जाता है. घर में भाई बहनों का झगड़ा यूजुअली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का होता रहता है. ओके, तो दिस इज द पोयम अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वारल जो कि बहुत ही एक तरह से मतलब प्यार वाला. ओके, जो प्यार से हम लोग घर में झगड़ा करते हैं भाई बहन आपस में. ओके, सो दिस क्वारल it is this poem is about that type of quarrel, and this poem it is written by Eleanor Farjeon. Okay, this Eleanor Farjeon, she is an American author and she writes short stories. लिखती है वो बच्चों के बारे में. She writes stories, she writes poems. Okay, so this poem is also written by Eleanor Farjeon. So what is given in the introduction? It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? So ये देखो, it is common, हम भाई बहन जो है, ब्रदर सिस्टर जो है, हम आपस में घर में लड़ते हैं एक दूसरे से और फिर बाद में मुंह भी फुला लेते हैं. छोटी छोटी बातों को लेके हमारे मुंह भी फुला लेते हैं और बाद में फिर वापस से हम वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं. सब फिर सेम नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं ना. हम भाई बहन लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और फिर सुलह भी हो जाती है अपनी, और फिर वापस वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वैसे ही हम लोग रहते हैं. ओके, और वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है वो झगड़ा, और चलना भी नहीं चाहिए, है ना. घरों में झगड़ा होता है लेकिन हमें जो है, तो ये जो पोयम है उसी के बारे में है कि जब भी कोई अपने घर में भाई बहनों के साथ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हमें उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बहुत ज्यादा दिनों तक अपने दिल पे लेके नहीं बैठनी चाहिए उन बातों को, और हमें जल्दी से जो है सुलह कर लेनी चाहिए. चाहे अपनी गलती ना हो फिर भी एक छोटा सा वर्ड, एक सॉरी बोल देना में कोई दिक्कत नहीं है. अगर उससे जो है झगड़ा खत्म हो जाता है तो उससे जो है दिस पोयम इट इज अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वारल. ओके, सो इसमें जो है ऑथर जो है ये एलेना फार्जेन. ओके, सो ये जो ऑथर है इसका भाई जो है, इनके दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है.
सो दिस पोएम इज रिटन बाय दैट, ओके, एलेना फार्जन, जब उसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था। I quarreled with my brother. I don't know about what. So quarreled, okay, means fight. Okay, quarreled means it is a type of fight. तो उसका जो है अपने ब्रदर के साथ एक झगड़ा हुआ था। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, जो कई बार जो है हमारा झगड़ा होता है अपने भाई बहनों का, लेकिन हमें कई बार यही नहीं पता होता कारण क्या है वो झगड़ा होने का। यूजुअली जो हमारे झगड़े जो है किस लिए होते हैं, कभी चॉकलेट के पीस का, उसको बड़ा पीस मिल गया, मेरे को छोटा पीस मिला है ना, कई बार इसलिए झगड़ा हो जाता है। कभी हमारा टीवी के रिमोट को लेके झगड़ा हो जाता है कि मुझे ये चैनल देखना है, वो दूसरा बहन बोलती है मुझे ये देखना है। नहाने कौन जाएगा पहले, पहले मैं जाऊंगा, नहीं पहले मैं जाऊंगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा घर में, क्वारल हमारे भाई बहनों के बीच में चलता रहता है। ओके, तो हियर ऑथर भी यही बोल रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट अबाउट, कि मुझे याद भी नहीं है कि जब हम ये छोटे थे तो वो हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन किस बात को लेके हुआ था मुझे याद नहीं है। वन थिंग लेड टू अनदर, तो एक वन थिंग लेड टू अनदर मतलब एक बात शुरू हुई और उसी के बात के ऊपर फिर दूसरी बात भी आ गई, फिर तीसरी टॉपिक भी आ गया। मतलब जब एक बार झगड़ा शुरू हो जाता है तो हमें पुरानी पुरानी दूसरी दूसरी बातें भी याद आती हैं। हाँ, उस दिन तूने जो है जो पिज्जा आया था तो तूने उसके तो 2 पीस खाए थे, मुझे सिर्फ 1 ही पीस दिया था। तो वो पुरानी पुरानी बातें भी याद करके, मतलब एक के बाद एक चीजें जो है हमें याद आती रहती हैं। और एक पॉइंट जो झगड़ा शुरू हुआ था रिमोट से लेके, और वो जो है बातें जो है पुरानी पुरानी याद आके, और एक झगड़े से हमें दूसरा झगड़ा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे चले जाते हैं। तो ऐसे जो है ये झगड़ा एक से बढ़ता जाता है। ओके, एक चीज से लेके दूसरी चीज पे चला जाता है। एंड समहाउ वी फेल आउट, वी फेल आउट का मतलब कि बहुत बड़ा हो गया वो झगड़ा जो है, फिर हमारा जो है बिल्कुल वो लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया वो हमारा लड़ाई। ओके, वी फेल आउट का मतलब somehow मतलब किसी तरह से, ओके, किसी ना किसी तरह से जो है फिर वो झगड़ा जो है हमारा होता गया, वो रुका ही नहीं। ओके, वी फेल आउट मतलब कि चाहे मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरने लग गए। ओके, मारपीट शुरू हो गई थी, है ना, इस तरह से एक दूसरे के बाल खींचना, ऐसे टाइप के। ओके, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्लाइट मतलब बहुत ही छोटी सी बात पे शुरू हुआ था। स्टार्टिंग जो है उसका किस बात पे, बहुत ही छोटी सी बात को लेके शुरू हुआ था वो झगड़ा। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब वो खत्म हो रहा था, वो जब है बहुत ही बिल्कुल लात गुस्से मार पीट पे आ गया था, एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे की बुक्स फेंकना, तो एंडिंग जो है बहुत ही घमासान हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग द एंडिंग। ही सेड ही वॉज राइट, तो जो ऑथर है एलेनर, वो कहती है कि मेरा भाई जो है वो कह रहा था कि मैं सही हूँ। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सब अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो सही हूँ और दूसरा जो है वही गलत है ना। तो ऐसे ही एलेनर को भी यही लग रहा था कि जब ही सेड ही वॉज राइट, तो उसका भाई ने बोला कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, लेकिन आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। लेकिन ऑथर एलेनर कहती है कि मुझे पता है कि वो गलत था, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। वी हेटेड वन अनदर, और झगड़ा जब होता है हमारा तो हम आपस में जो है गुस्से में कह देते हैं मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चलो यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, है ना, हम ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। वी हेटेड वन अनदर, और हम बोलते हैं मुझे नफरत हो गई है तुमसे। फ्रेंड्स के साथ भी कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम ऐसी ऐसी बातें जो है हमारे मुंह से निकल जाती हैं। और ऐसे ही इन दोनों भाई बहन के बीच में भी हुआ। वी हेटेड वन अनदर, हमें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी थी। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, और जब झगड़ा होता है तो क्या होता है कि पूरा दिन जो है हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम दुखी भी रहते हैं, हम झगड़ा भी करते हैं अपने भाई बहन से, और हमारे मन में हमें दुख भी होता है कि हमने झगड़ा क्यों किया, व्हाई वी आर फाइटिंग। पूरा दिन हमारा मूड ऑफ रहता है, तो इस वजह से पूरा दिन खराब होता है। तो यही हुआ ऑथर के साथ भी, एलेनर के साथ भी। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, इधर मतलब टर्न्ड ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि दोपहर, आफ्टरनून मतलब दोपहर, ये मतलब नहीं है कि दोपहर जो है काली हो गई थी, इसका मतलब कि वो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं उनकी, कि वो आफ्टरनून जो है बिल्कुल ही दुखी हो गए थे, बहुत ही सैड थे। ओके, तो इसीलिए ये बोला गया कि जैसे उनका मन दुखी था
कि ये झगड़ा क्यों किया। तो इसी तरह से उनका आफ्टरनून जो है दोनों भाई बहन का टर्न्ड ब्लैक, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और मुंह फुला के बैठे थे दोनों एक दूसरे से। देन सडनली माई ब्रदर, फिर अचानक, तो ऑथर कहती है सडनली मतलब अचानक उसका भाई उसके पास आया। थम्प्ड मी ऑन माई बैक, थम्प्ड मतलब जैसे कोई आपको शाबाशी देता है तो आपके पीठ पे हाथ रख के आपको बोलता है, ओके, एक जोर से जो है थोड़ा सा मारते हैं आपकी कमर पे, आपकी पीठ पे, सो दैट इज कॉल्ड थम्पिंग, ओके, थम्प्ड। तो उसका भाई आया उसके पास अचानक और थम्प्ड मी ऑन द बैक, उसके जो है ऑथर एलेनर के पीठ पे उसने थपथपाया थोड़ा जोर जोर से। एंड सेड, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। अब वो कहता है कि चलो बहुत हो गया ये झगड़ा, बंद करो, अब मैं ऐसे नहीं रह सकता पूरी रात। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, मैं पूरी रात ऐसे नहीं निकाल सकता झगड़े के साथ, ओके, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। मतलब कि भाई आके बहन को बोल रहा है ये, ओके, कि अब बंद करो ये झगड़ा। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम दोनों जो है एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और ये झगड़ा को हम पूरी रात कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, तो भाई जो है उसका क्या कहता है, आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था। चाहे वो गलत था या नहीं था, हमें भी नहीं पता किस बात पे उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन भाई ने जो है उसको एडमिट कर लिया, उसने बोल दिया, उसने माफी मांग ली कि आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, तो ऑथर क्या कहती है कि यस, तो इसका मतलब अब वो बिल्कुल सही है जब उसने अपनी गलती मान ली है। सो ही वॉज इन द राइट, तो अब वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है जब उसने अपनी गलती मान ली है, ओके। सो नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस, ओके। सो व्हाट आर दैट, जस्ट थोड़े से ही क्वेश्चंस है बेटा, इसमें 2 or 3 क्वेश्चंस आर ओनली देयर एंड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पोएम एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया है इनके बारे में, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, with your partner try to guess the meaning of the underlined phrases, तो अंडरलाइन जो फ्रेजेस हैं उनके बारे में आपको उनका मीनिंग गेस करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड phrases, okay, yes. So here first one, and somehow we fell out, okay, तो क्या कहता है इसमें ऑथर, या fell out, okay, and somehow we fell out, so here fell out is underlined. So what is the meaning of fell out? तो already when I was explaining the poem I told you fell out means what, कि उनका झगड़ा शुरू हो गया था, ओके, और वो बिल्कुल लड़ने लगे थे। सो हियर फेल आउट मीन्स quarreled. Then second one is the afternoon turned black. So here turned black means what? I told you turned black means not कि घने कोई बादल आ गए थे दोपहर में और पूरा जो है आफ्टरनून काली हो गई थी, नो। Here turned black का मीनिंग इट इज रेफरिंग टू द मूड, उसका मूड कैसा था, ओके। तो वो लड़ाई झगड़ा जब होता है तो आपस में मूड कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऑफ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम, ओके। So here turned black means became unpleasant. Unpleasant means sad due to bad or tensed mood. और वो sad किस लिए थे, क्योंकि उनका मूड जो है खराब हो गया था, मूड was off, bad था उनका मूड, tensed mood था, ना टेंशन में थे दोनों, क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ओके। Now here question 2. Read these lines from the poem. So here some lines are given from the poem and you have to write the meaning of these poems. These lines. One thing led to another. मतलब एक चीज से दूसरी चीज शुरू हो गई. The quarrel began from a certain point and then they quarreled on some other point and so on. तो ये जो है झगड़ा शुरू एक चीज से हुआ था, एक पॉइंट से, और फिर जो है उनको दूसरी बहुत सारी बातें याद आ गई और उन सारी टॉप पॉइंट्स को लेकर वो फिर झगड़ा करने लग गए थे, ओके। दे क्वारल्ड ऑन सम अदर पॉइंट एंड सो ऑन, उनका झगड़ा चलता रहा। देन सेकेंड वन, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। स्लाइट मीन्स आई टोल्ड यू बहुत ही छोटा सा, छोटी सी बात पे वो झगड़ा शुरू हुआ था। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट मतलब बहुत ही छोटी। व्हेन द आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड
इट वॉज लाइट एंड ओवर अ स्मॉल इश्यू, बहुत ही छोटी सी बात को लेके उनका झगड़ा शुरू हुआ था। देन थर्ड वन, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जब वो झगड़ा खत्म हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक खत्म हुआ था, बहुत ही मतलब लात गुस्से मुक्के बाजी बाल खींचना एक दूसरे के, ये सब हो गया था। सो एंडिंग जो है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बड़ी फाइट हो गई थी। सो हियर इसका मतलब और मीनिंग क्या लिखेंगे बेटा, द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग एज इट हैड टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट, वो छोटी सी बात जो थी वो अब बड़ी फाइट हो गई थी। ओके, बड़ा इश्यू हो गया था। Then fourth one, the same, the afternoon turned black. So the afternoon turned black means the quarrel spoiled the mood of the quarreling person. जो झगड़ा था वो उन दोनों के मूड को खराब कर दिया था, उसने मूड ऑफ हो गया था दोनों का। एंड द आफ्टरनून बिकेम इनटॉलरेबली सैड, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था उनके और सैड हो गए थे दोनों। सो दैट इज वाई द ऑथर यूजेस दिस फ्रेज, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। ओके, देन लास्ट वन इज थम्प्ड मी ऑन द बैक, मतलब कि जो ऑथर का भाई है, एलेनोर का भाई ने आके उसके पीठ पे उसको थपथपाया था, उसको बात करने के लिए, उसको सॉरी बोलने के लिए। सो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द पोएट्स ब्रदर हिट हर, पोएट का जो भाई है उसको हिट किया था उसने। हिट मतलब मारना नहीं है, लेकिन पैटर्ड हर, जैसे शाबाशी देते वक्त हम उनके पीठ पे हाथ रख के जोर जोर से मारते हैं। सो ऑथर के भाई ने भी यही किया था, लाइटली ऑन हर बैक, उसके बैक पे उसने हल्के हाथों से पैट किया था, इन ऑर्डर टू टॉक टू हर, ताकि वो उससे बात कर पाए, एंड पुट एन एंड टू द फाइटिंग, और वो झगड़ा को खत्म कर सके। ओके, now here in this poem you see whenever we read a poem it has some rhyming scheme होती है, हर poem की एक rhyming scheme होती है। so now I'll tell you the rhyming scheme of this poem the quarrel। so कैसे हम rhyming scheme को पता लगाते हैं, that is very important। you see I quarreled with my brother, राइमिंग स्कीम में क्या है बेटा, हम जो है लास्ट वर्ड को देखते हैं, हर लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखेंगे। ओके, और उसका नेक्स्ट लाइन के साथ वो मैच हो रहा है क्या लास्ट वर्ड के साथ, उनकी साउंड। लाइक हियर यू सी इन द फर्स्ट लाइन, I quarreled with my brother, so here last word is brother, and the second line is I don't know about what about, so here last word है about। तो brother और about, क्या इन दोनों में राइमिंग स्कीम आ रही है, राइमिंग वर्ड्स है दोनों, नो है ना, अलग है। तो इसमें जो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ओके, ब्रदर जो है ए है, और अबाउट, ब्रदर और अबाउट जो है वो राइम नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी विल राइट बी। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे बी, क्योंकि ये अलग है राइमिंग स्कीम, ब्रदर और अबाउट दोनों में अलग अलग साउंड आ रही है। देन थर्ड लाइन, वन थिंग लेड टू अनदर, तब देखो ब्रदर और अनदर दोनों में एक जैसी साउंड है, तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसके पीछे हम ए लगाएंगे, ब्रदर अनदर सेम साउंड है, राइम हो रहे हैं दोनों, सो इसके पीछे भी हम ए लगाएंगे। एंड द फोर्थ लाइन यू सी, एंड समहाउ वी फेल आउट, आउट, अब सेकेंड लाइन में देखो अबाउट एंड आउट दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी हम बी लगाएंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी बेटा, ए बी। ओके, ऐसे ही अगली लाइन्स में हम देखेंगे, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। ओके, तो स्लाइट में हम फिर से ए लगाएंगे। ओके, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जो है स्लाइट से राइम नहीं होता है, तो इसमें हम बी लगाएंगे। Now the third line, he said he was right, तो here right जो है वो मैच हो रहा है स्लाइट के साथ, तो इसीलिए हम उसके पीछे ए लगाएंगे। ओके, ए स्लाइट राइट, एंड द लास्ट लाइन इज स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, तो इसके पीछे भी यस स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, सो इसमें भी हम बी लगाएंगे। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए बी। ओके, द राइमिंग स्कीम इसकी है ए बी। ऐसे ही अगले पैरा में भी ऐसे ही है। ओके, यू सी द लास्ट वर्ड हियर इज अनदर एंड ब्रदर, बोथ आर राइमिंग, सो ए। देन हियर ब्लैक
and back. So ये भी दोनों rhyming है. So here BB, ये दोनों होंगे BB. Okay. So here the rhyming scheme of this poem is A B A B. Again you see the next paragraph. Along and wrong. Rhyme हो रहे हैं दोनों. And second line is night and last line right. So night and right भी rhyme हो रहे हैं दोनों. So BB. So the rhyming scheme of this poem is A B A B. Okay. So you have to know the rhyming scheme. हर poem की बेटा एक rhyming scheme होती है. Okay. So you have to read this poem today and the answers all you have to